उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव। 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव। उत्तराखंड में नौकरशाही को लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार पर हमलावर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री धामी पर सवाल उठाते हुए कहा, सरकार सीएम धामी नहीं बल्कि नौकरशाह चला रहे। उद्यान घोटाले को लेकर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सबसे पहले कार्रवाई गणेश जोशी पर होनी चाहिए क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। रुड़की में आज ईद उल अजहा पर ईदगाहों में चिलचिलाती धूप के बीच नमाज अदा की गई। ईदगाह में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। देहरादून के डोभाल चौक पर देर रात 3 युवकों को मारी गोली। एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत, जबकि अन्य 2 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर मंगलौर उपचुनाव में बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है। वहीं आज मंगलौर विधानसभा में बीजेपी प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सहित सांसद और कई नेताओं ने एक बैठक की है और उपचुनाव की रणनीति बनाई। आपको बता दें कि मंगलौर उपचुनाव के कई बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है क्योंकि आज तक इस सीट पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि विधानसभा जीतने का बड़ा लक्ष्य है जिससे क्षेत्र का विकास हो। साथ ही सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लोकसभा में जो कमियां रही हैं उसे दूर किया जाएगा। चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम इस बार सफल रणनीति यहाँ के लिए बनाएंगे ताकि हम विधानसभा से हम यहाँ से जीत सकें और एक नया इतिहास इस बार मंगलौर में हम गढ़ने हैं। लोकसभा चुनाव में काफी कम वोट मिले थे, यहाँ पे मात्र 21,000। इसीलिए हमने उसकी कमियां देखी हैं और हमको ये लगा है कि हम इस सीट को जीत सकते। लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। जीत भले ही भाजपा की झोली में गिरी हो, लेकिन 5 सीटों पर जीतने के बाद भी 5% की आंच भाजपा के संगठन को सुलगा रही है। ऐसे में चुनावी समीक्षा और आगामी उपचुनाव को लेकर कैसे बने रणनीति, इसको लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक में प्रदेश प्रभारी ने सीएम की मौजूदगी में सभा ली। कैसे खिसकी भाजपा के हाथ से 5% वोटों की गणित, देखिए खास रिपोर्ट। एक चुनाव खत्म तो दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश की 2 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भाजपा में संगठनात्मक मंथन शुरू हो गया है। देश भर में लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरह से सामने आए, उन परिणामों ने देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को हिलाकर रख दिया। हालांकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की, बावजूद इसके उत्तराखंड सरकार की नींद उड़ी हुई है। उत्तराखंड में उपचुनाव नजदीक है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को दूर करने में जुटी हुई है, जिसके चलते देहरादून में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। फिर साथ साथ आगामी 2 बाई इलेक्शन भी हैं, उनकी भी चर्चा हुई। कॉरपोरेशन लोकल बॉडी के चुनाव आने हैं, उन पर भी चर्चा हुई है। और आज ही हुई प्रबंधन के अंदर जो लोग अन्य को विभागों पे काम कर रहे थे, उन सबकी समीक्षा भी होगी, उनका धन्यवाद भी होगा। ऐसा नहीं होता कि काम करा लिया उनको छोड़ दिया जाए। आज उनकी विदाई भी हो जाएगी, फिर नई कमेटी नए तरीके से बनेगी। ये सारा कुछ कार्यक्रम चलेगा आगे। चूंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने हैं, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी। हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष,
सारे लोगों ने काम किया है, उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। पांचों लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का बड़ा फैक्टर विस्तारक ही रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी ने जीत के बाद सबसे पहले विस्तारकों के साथ बैठक कर यह संदेश दिया है कि भले ही पार्टी 5 की 5 लोकसभा सीट जीत गई, लेकिन जिन विस्तार की अहम भूमिका चुनाव जीतने में रही है, उनके अनुभवों का लाभ पार्टी आने वाले चुनाव में भी लेगी। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक समाप्ति के बाद हम कल परसों में जो हमारे संगठनात्मक 19 जिले हैं, 19 जिलों के लिए हम 2-2 कार्यकर्ताओं का पैनल हम भेजने वाले हैं। वो जाके प्रत्याशियों के नाम लाएंगे और बाद में सर्वे के आधार से कार्यकर्ताओं के सुझाव के आधार पर हम प्रत्याशी घोषित करेंगे। 38 विभाग हमारे अलग अलग कामों के लिए बने थे, तो प्रत्येक कामों में क्या क्या अनुभव रहे हैं उस टीम के और क्या क्या कठिनाई उनको काम करने में रही, इसके विषय में सभी लोगों के अनुभव यहाँ पर साझा किए गए और उन्होंने जो सुझाव दिए हैं आगे भविष्य में क्या सुधार करना चाहिए चुनाव के प्रबंधन में, उन सबको हमने जो है नोटेड किया है और आगे के लिए उनमें सुधार करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही भाजपा के पक्ष में रहे हों और भाजपा ने जीत की हैट्रिक भी लगाई, लेकिन जिन कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के कंधों पर अपने अपने क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, वो ही नाकाम नजर आए। अब ऐसे में भाजपा की ये समीक्षा बैठक आगामी उपचुनाव के लिए कितनी कारगर होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देहरादून से TV24 के लिए योगेश शैली की रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के अशासकीय विद्यालयों में लिपिक और शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ की शिकायत पर SIT जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम ने शिक्षा सचिव को दिए निर्देश में कहा कि जांच कर मामले में कार्रवाई की जाए। दरअसल पौड़ी निवासी राजेश सिंह ने सीएम से की शिकायत में कहा कि जिले में कुछ अशासकीय विद्यालयों में वित्तीय अनियमितता के साथ साथ ही नियुक्तियों में गड़बड़ी की गई है। शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच कराने के बाद 4 अक्टूबर 2023 को SIT से जांच कराने की सिफारिश करते हुए इससे जुड़े अभिलेख शासन को भेजे थे, लेकिन शासन स्तर से इस प्रकरण में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद सीएम ने मामले पर संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं। चूंकि हमेशा से हमारी पारदर्शिता हमारा संकल्प रहा है और उस ध्येय को लेकर सरकार काम कर रही है। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की भी अगर इस प्रकार की गलतियां आती हैं, इस प्रकार का जो है कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है, तो निश्चित रूप से उसमें जांच होनी चाहिए। ये हम लगातार जांच कर भी रहे हैं और इस पे भी हमने जांच के लिए कहा है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने बद्रीनाथ विधानसभा से लखपत बुटोला को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मंगलौर से कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन को कैंडिडेट घोषित किया है। बीजेपी पहले ही कैंडिडेट अनाउंस कर चुकी है। ऐसे में उपचुनाव की जंग खुले तौर पर शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव और घोटालों को लेकर पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने सरकार को घेरा। सरकार को राज्य के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे उत्तराखंड राज्य के मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता वैभव पटवाल ने पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट से खास बातचीत की। उत्तराखंड में उपचुनाव होने हैं, 2 सीटों के लिए मतदान होना है। यहाँ पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा यहाँ पर कर दी, लेकिन कांग्रेस अभी भी मंथन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इसी गतिविधि पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री और उत्तराखंड की जो राजनीति उसमें एक बड़ा नाम के जाने वाले हीरा सिंह बिष्ट जी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, उपचुनाव होने वाले हैं 2 सीटों पर, मंगलौर और बद्रीनाथ के लिए। भाजपा ने अपने प्रत्याशी वो घोषित कर दिए, कांग्रेस का मंथन भी जारी। क्या कुछ कहेंगे, किसको टिकट मिल सकता है अभी? हाँ, उसके लिए हमारे पर्यवेक्षक गए हुए हैं। आजकल में टिकट तय हो जाएगा और जनरल संभावना पता ही है सबको, लेकिन चूंकि कमेटी गई हुई है विक्रम सिंह नेगी जी जो विधायक हैं हमारे टिहरी से, उनके नेतृत्व में, तो आजकल में रिपोर्ट दे कल 1-2 दिन में कैंडिडेट हम डिक्लेयर कर देंगे। और रहा मंगलौर का, तो मंगलौर तो क्लियर ही है, किसको टिकट मिलना है। XMLA हमारे साथी नौजवान, संभावना है। तो चुनाव की तैयारी कांग्रेस कर रही है, बड़ी गंभीरता से चुनाव को हम लोग लेंगे। सर, भाजपा की बात है, भाजपा ने बद्रीनाथ से जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे जो भाजपा में शामिल हो गए थे, राजेंद्र, उनको यहाँ पर टिकट दिया है। वहीं अगर मंगलौर की बात करें तो एक पैराशूट प्रत्याशी यहाँ पर उतारा है करतार सिंह के रूप में। तो क्या लगते हैं भाजपा के पास इस समय जो मंगलौर विधानसभा है उसके लिए यहाँ पर चेहरा नहीं बचा, जो उन्हें बाहर से चेहरा लेके आना पड़ा?
भाजपा पे बहुत संकट है। वो तो हमारे कांग्रेस के लोग डरा धमका कर, कमियां दिखा करके, ब्लैकमेल करके घेरना चाह रहे हैं, उनको अपनी पाले में लाना चाह रहे हैं। एक सिलसिला जो खरीद फरोख्त किया बीजेपी ने, पूरे देश को बर्बाद और तबाह कर दिया। बड़ा सिद्धांत आदर्शों की पार्टी कहती है, मैं कह रहा हूँ ये तो खरीद फरोख्त वाली पार्टी, लालाओं की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, गुजरातियों की पार्टी है। किसी कमजोर निकाली बीजेपी में आ जाए, नहीं तो जेल में डाल दें, तेरा ये तोड़ देंगे, तेरा ये कर देंगे, तेरा ये कर देंगे। ये काम है कहीं क्या? तो इस तरह से उन्होंने कांग्रेस को कमजोर करके नया गंदा रचना इतिहास बना रहे हैं, बहुत घृणित इतिहास बना रहे हैं खरीद फरोख्त का। हरियाली में अभी भी कलिंगा में जंगल काटने की बात होती है, हमने विरोध किया। हम अभी 2,500-3 हजार पेड़ काटने, पेड़ क्यों काट रहे भाई? बड़े मुझसे पेड़ पनपते हैं, हमारी हरियाली सौंदर्य, हमारा प्राण रक्षक हैं ये लोग, ये हमारे जीवन संजीवनी की तरह काम करते हैं। आप इस तरह से स्थिति खराब कर रखी है आपने, पूरे प्रदेश को तबाही के कगार पर ले जा रहे हैं। जो उद्योग जो शेड्यूल तिवारी के टाइम बने सब बंद कर दिए, कोई एक उद्योग लगा रहे, एक कंपनी नहीं आपकी आ रही। आपका किस बात की डबल इंजन है? अरे रोजगार दो, आपने रोजगार छीनने का काम किया। 50,000 वैकेंसी नियमित वो नहीं भर पा रहे आप। संविदा कर्मचारी 40-45 हजार उनको रेगुलर निकल रहे हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी। तो आपको क्या, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान, तो आप कर क्या रहे? बहुत दुखद है, बहुत चिंता का विषय, दुर्भाग्यपूर्ण। हम भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं इस सरकार की। देहरादून में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की प्रदेश स्तर पर 2 दिवसीय बैठक की गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी सहित सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हुए। इस बैठक में चुनाव प्रबंधन को लेकर बने 38 विभागों के सभी वर्गों को आमंत्रित किया गया, जिसमें उनके अनुभव को साझा किया गया, साथ ही समस्याओं पर भी चर्चा की गई है। प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने हैं, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी, हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है, उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद। हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान के दौरान यात्री और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भारी ट्रैफिक जाम के बीच कार सवार एक परिवार और पुलिसकर्मी आपस में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के हरिलोक चौराहे पर पुलिस ने कार सवार को गाड़ी हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद कार सवार ने दरोगा के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने मेरठ से आए यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये बात की प्रक्रिया का है जब पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है। लेकिन उससे पूर्व जो ये पुलिस के साथ अभद्रता कर रहे हैं, वो वीडियो भी हमने अपने पोर्टल से, अपने जो ट्विटर हैंडल से हमने जारी किया है। तो दोनों ही तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हिरासत में इनको इसलिए भी लिया गया क्योंकि इनके द्वारा एक अवैध असलहा ये कैरी कर रहे थे और उससे पूछताछ के लिए इनको हिरासत में लिया जा रहा था। उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला और मंगलौर से काजी निजामुद्दीन को अपना प्रत्याशी बनाया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दोनों प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही दावा किया कि दोनों ही सीटों पर उपचुनाव को कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बाई इलेक्शंस में मंगलौर सीट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी को और बद्रीनाथ सीट से लखपत सिंह बटुला को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने आज घोषित कर दिया है। आदरणीय काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी 19 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और लखपत सिंह बटुला बद्रीनाथ सीट में अपना नॉमिनेशन 21 तारीख को फाइल करने जा रहे हैं। अल्मोड़ा की बिनसर वन्यजीव विहार में हुई वनाग्नि की घटना के बाद वन विभाग हरकत में आ गया है। मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल की ओर से गढ़वाल मंडल के सभी डीएफओ से वनकर्मियों के इंश्योरेंस को लेकर जानकारियां ली जा रही हैं। वहीं मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल नरेश कुमार ने बताया कि जिस तरह से अल्मोड़ा में वनाग्नि की घटना घटी है, उसे सभी लोगों में दुख है, लेकिन आने वाले समय में किसी भी वनकर्मी के साथ इस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर सभी लोगों को विशेष हिदायत दी गई है। साथ ही सहायक वन कर्मचारी संगठन पौड़ी के जिला अध्यक्ष शिव कुमार सिंह रावत ने सरकार से मांग की है कि 15 लाख रुपए का जो शासनादेश है उसे जारी किया जाए, ताकि आग की चपेट में आकर शहीद हुए वनकर्मी के परिजनों को
आर्थिक सहायता मिल सके। पूरे क्रू मेंबर्स हमारे जितने भी हैं सब तैनात हैं और वो मौके पे जाके पूरा टाइमली अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं और आग बुझा रहे हैं। उनकी सेफ्टी के लिए भी हम लोगों ने इवन डीएफओ लोगों ने भी निर्देश जारी कर रखे हैं कि भाई जो है अपनी सेफ्टी के साथ में आग बुझाई जाए, ऐसा नहीं कि जान जोखिम में डाल दें, क्योंकि बहुत से डंगारी एरिया होते हैं और दिन में आग बुझाते हैं तो हवा भी बहुत तेज चलती है, तो कई बार पता नहीं होता कि आग की लपटें कितनी तेज आ गई। अनबुढ़ा वन प्रभाग के अंतर्गत जो एक घटना हुई जिसमें 4 लोग हमारे वनकर्मी शहीद हुए हैं वन अग्निकांड में, इसको लेकर हम लोग सभी वन परिवार बड़ा क्षुब्ध है। बड़ी शोक की लहर विभाग के अंदर फैली है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग इसमें शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करे, और हमारे 4 लोग जो अन्य घायल हुए हैं गंभीर रूप से, वो हम भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं कि वो लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। अनबुढ़ा वन प्रभाग। चर्चित हिंदी फिल्म हॉस्टल के सह नायक और जाने वाले रंगकर्मी सुबीर गोस्वामी का रविवार को दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया। वे 45 साल के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। उनके परिजन उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन पर रंगकर्मियों और जनप्रतिनिधियों ने शोक जताया है। देखिए, सुबीर गोस्वामी जो है दिनेश्वर के एक वरिष्ठ रंगकर्मी थे, जिनकी भी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। और अगर दिनेश्वर में थिएटर की बात करूं, नैनीताल और हल्द्वानी के बाद दिनेश्वर एक ऐसा छोटा सा कस्बा था जहां लोगों ने थिएटर की शुरुआत करी। और यहाँ थिएटर का जन्म सही मायने में अगर बताया जाए डॉक्टर अभिजीत मंडल जी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और अगर उसको मजबूती प्रदान की थी वो डॉक्टर सुबीर गोस्वामी जी ने। नेहरू ग्राम गोलीकांड को लेकर देहरादून विधायक उमेश शर्मा ने रोष जताया है। विधायक ने कहा कि पूरे क्षेत्र में अवैध ब्याज वसूली का काम बेखौफ तरीके से चल रहा है। ऐसे लोगों को तत्काल चिन्हित करना चाहिए जो ब्याज पर पैसा देते हैं और उसके बाद लोगों का उत्पीड़न करते हैं। पुलिस को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो पाए। रात की घटना है। रात गोली चली, 3 लोगों पे गोली लगी, एक की तो अभी बॉडी मिली, 2 को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। हमारा ये कहना है कि जो यहाँ पर क्षेत्र में नासूर बन गए, ये जो ब्याज वगैरह के काम करते हैं और उससे जनता का उत्पीड़न करते हैं, इन पे अंत लगना चाहिए। और जिन्होंने भी ये कर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन वो करे। देहरादून में रविवार की रात हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला रायपुर थाना क्षेत्र के डोभाल चौक का है। बताया जा रहा है कि ब्याज के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपियों ने फायरिंग कर दी। घटना के बाद से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं और पुलिस प्रशासन के बीच उनकी जमकर नोकझोंक भी हुई। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ ने समझाकर लोगों को शांत किया है। अब पुलिस ने शव को शवगृह में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये देर रात्रि 10:30 बजे डोभाल चौक के पास फायरिंग की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। ये पता चला कि 3 लोग को इसमें गोली लगी है, 2 लोग को अस्पताल ले गए। एक व्यक्ति जिससे नवी बुटोला दिया, फिर आप तलाश की गई, उसमें उनका पता नहीं चला था। एक संदिग्ध वाहन वहां से जिसमें अपराधियों के भागने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। देर रात चेकिंग माशारोडी बैरियर तोड़ के जब गाड़ी के पीछे हम लोग है, वहाँ जब पुलिस को रुका तो वहाँ पर गाड़ी छोड़कर भागे, जिसमें 2 से 3 लोग थे जिनकी तलाश की गई, लेकिन वो देर रात्रि अंधेरा होने के कारण वो नहीं मिल पाए। पूरे घटनाक्रम में जो हमारे जो 2 लोग इंजर्ड है, जो अस्पताल में जो एडमिट है, छेत्री जी और नेगी जी, उनसे भी हमारी अभी प्राथमिक रूप से जानकारी की गई। उनके द्वारा कोई भी ऐसी रंजिश या कोई ऐसा विवाद नहीं बताया गया। ये देर रात्रि 10:30 बजे डोभाल चौक। गंगोत्री धाम में यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं जिन यात्रियों से स्वास्थ्य सेवाएं और ऑक्सीजन की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें तत्काल मंदिर प्रांगण में स्वामी विवेकानंद चिकित्सालय की ओर से निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं, जिससे यात्रीगण काफी खुश है। इधर मंदिर समिति भी स्वास्थ्य से लेकर तमाम व्यवस्था में अपना पूरा सहयोग कर रही है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो निःशुल्क जितने भी
देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर प्रांगण में इनकी बहुत अच्छी व्यवस्था है और करीबन 100-150 लोग जो है यहाँ पर जो है प्रतिदिन इलाज कराते हैं और लोकल लोग भी जो है यहाँ पर यात्री के साथ में जो आगे तीर्थ पुरोहित हैं और जो होटल व्यवसायिक लोग हैं यहीं पर आके जो दवाई की सुविधा भी है। और जो अगर जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो बस स्टैंड में इनकी आईसीयू से लेकर और आपकी शुगर जांच सारी जांचें जो फ्री होती है, तो यात्रियों को जो निःशुल्क सुविधा दी जाती है। मैं गंगा पुलिस सभा अध्यक्ष होने के नाते जो है स्वामी विवेकानंद जितने भी स्टाफ है इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय माता। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।